तो महेन फ़ोन किए तो महेन वालों ने कहा कि ऐसा है कि तुम इधर आओ, हम आ रहे हैं मचोलना लेके। तो उस समय चरपाई का मचोलना होता था, मतलब तो महेन से कुछ मुस्लिम थे, वही आए थे और हम लोग का मदद किए थे, जो कि माननीय मुख्तार अंसारी जी भेजे थे। और उस समय वहाँ एक हैदर जी हैं, महेन के ही हैदर हैं, उन्होंने लेके कार तय करवाया उस समय। इनका कहना, मेरे पति का, मैं तो बेहोश पड़ी थी, मेरे तो खून से पूरे सारे लथपथ थे, मैं तो होश में थी नहीं। लखनऊ जाने का प्रयास करते थे उस बीच में, तो पकड़ के लाया जाता था सर। एक बार एनकाउंटर करने का भी बीच में कोशिश किया, बनारस से लेके यहाँ आने के बीच में 18 को। उसका हम चाहते हैं सर कि अगर उसके कैमरे मिल जाए, कैमरे की फुटेज मिल जाए सरकार को, न्याय को, कोर्ट को, तो अच्छा होगा सर, क्योंकि हमारे लिए वो फ़ायदेमंद है। क्योंकि हमको 18 के रात को बनारस से उठा के लाया गया है कि उन्होंने मेरे घर में सर, मैं 8 बजे सोई हुई थी और उन लेडीज पुलिस साथ में थी या जेंट्स पुलिस? सर जेंट्स और लेडीज़ पूरी घर में घुस गई थी। मैं, ये हकीकत है सर, मैं इसमें 1% झूठ नहीं बोल रही हूँ सर। इस दरवाजे, मम्मी मेरी यहाँ बैठ के पूजा कर रही थी, मुझे याद है, मैं BHU से दवा करवा के आई थी और मैं रात में सोई हुई थी। सुबह 8 बजे तक मेरी नींद नहीं खुली थी सर, लगभग 7:30-8 बजे। और रूम में दोनों जेंट्स और लेडीज़ दोनों पुलिस घुस गई। मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं हाफ निकर में सोती, क्योंकि गर्मी उस टाइम ठंडी भी थी हल्की हल्की, बट घर में सर जानते हैं नॉर्मली लड़कियां और घर के लोग कैसे रहते हैं। हम लोग सब लोग, मेरे पापा अंडर गारमेंट्स में थे, मम्मी नहा के हम पूजा करती, मैं सर घर के कपड़ों में हाफ निकर में थी और जेंट्स और लेडीज़ दोनों घर के अंदर घुस गए पूरे। सर कम से कम मौका देना चाहिए घर में पहनने के कपड़े ना। उसी हालत में हम लोग को घसीट के लेके जाया गया सर। हमको वहाँ गलत उस दिन दोपहर में मेडिकल करवाया गया, हमारा ज़बरदस्ती अंगूठा लगवाया गया सर, ज़बरदस्ती। का परिवार है और ये लोग कह रहे हैं कि अगर इस मामले में अगर मेरी न्यायिक जांच सही से नहीं हुई तो अब हम मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। अच्छा, ऐसा आपके मम्मी पापा क्यों बोल रहे हैं? आपको ये नहीं लग रहा है कि हम गलत करने जा रहे हैं, हिंदू से मुस्लिम बनने जा रहे हैं? ये सब मतलब ऐसा आपके मम्मी पापा क्यों सोच रहे हैं? सर मुस्लिम धर्म हमारी उन्होंने पहले थोड़ी हेल्प की है सर, क्योंकि जैसा बता रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स को, मेरी मम्मी मरने वाली थी, उनको मतलब काफ़ी पटीदारों ने मारा था, उनके 22 टाके लगे हैं सर में सर, उनको गड़ासे से मारा गया था। इसकी तहरीर भी लिखी हुई है, 308 का मुकदमा भी चलता है उनके खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं PG न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी हम गाजीपुर में हैं और गाजीपुर में हमारे साथ एक ऐसा पीड़ित परिवार है जिसकी पीड़ा सुनने के बाद आपके आंख में आंसू आ जाएगा। आखिर वो परिवार इतना पीड़ित क्यों है? हम लोग परिवार में हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि वो इतना पीड़ित क्यों है, और वो भी पुलिस प्रशासन और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से। एगो बिटिया है इस परिवार में, वो बिटिया जो है वो IAS की तैयारी कर रही है, लेकिन उसको भी जेल भेज दिया जाता है। आप समझ लीजिए कि जिस दिन वो IAS बनेगी, अगर बन गई IAS, तो फिर उसके दिमाग में क्या क्या ख्याल आएंगे, ये सारी चीज़ें हम परिवार में हैं, जानने का प्रयास करेंगे। और बता दें कि मुख्तार अंसारी मामला जो है वो बहुत तेज़ी से गाजीपुर में ट्रेंडिंग में चल रहा है, और ऐसा परिवार का कहना है कि मुख्तार अंसारी की वजह से आज हम इस पृथ्वी पर जिंदा हैं, और शायद मुख्तार अंसारी न रहते तो अब तक हम इस पृथ्वी पर नहीं होते। आइए परिवार में है, जानने का प्रयास करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका PG न्यूज़ में। क्या नाम हो आप? जी मनोज कुमार राय नाम है मेरा। अच्छा, मनोज कुमार राय जी। क्या है मामला, क्या है मामला? ये है सर कि ज़मीनी विवाद को लेकर प्रशासन से मिलकर हमारे पट्टीदारों ने 2009 में हम लोग के हत्या का प्रयास किया, जिसमें मेरी पत्नी की डेथ समझ के छोड़ा गया था। और उस समय कोई हमारी मदद नहीं किया, हमारी न समाज ने, न हमारे गांव वालों ने। महेन गांव के कुछ लोगों ने उठाकर लाया और माननीय विधायक जी की मदद से हमारी पत्नी की जान बची। और उस समय मुकदमा भी हमारा नहीं लिखा गया। विधायक जी मतलब मुख्तार अंसारी? हाँ जी, मुख्तार अंसारी जी से। उस समय हम लोग की, उनकी वजह से आज हम जिंदा हैं, मगर तब से हम लोग गांव छोड़ दिए हैं 2009 से ही, और सुरक्षा कारणों से। और हम लोग काफ़ी पीड़ित हैं। अभी वर्तमान में हम लोगों को माननीय महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर हम सब परिवार इच्छा मृत्यु की गुहार की थी अपनी समस्याओं को लेकर। काफ़ी मुख्यमंत्री जी से भी प्रयास किया कि मिले, हम लोग अपनी बातें बताएं, मगर वो कभी रहते नहीं हैं अपने दफ्तर में, बाहर ही रहते हैं, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग ने उसके पश्चात, आने के पश्चात हम लोग को गाजीपुर जनपद में आए तो यहाँ के SPDM, जो केवल एक काम है भ्रष्टाचार में संलिप्त करना और लोगों को फर्जी टारगेट करना।
अच्छा, ये बताइए कि एसपी डीएम जो होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था है वो बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है, लाइन ऑर्डर जो है बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। सरकार की अगर बात करें तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो ऐसे में कैसे आप इतने बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं? सरकार जो है नहीं नीचे स्तर तक देखती है, केवल इनकाउंटर करना, फंसा देना कुछ लोगों को, इससे सरकार की बात नहीं। हमारी पीड़ा को माननीय मुख्यमंत्री जी एक न्यायिक जांच करा ले, उन्हें पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी यहाँ वो है समस्या है सरकार की। जो आदमी यदि पीड़ित है, हम 15 साल से घर छोड़े हैं और हम जीविका उपार्जन कर रहे हैं, हम इनके भ्रष्टाचार की शिकार हैं, हम इनके भ्रष्टाचार, जो लोग अवैध कार्य करते हैं वो लोग तो हैं, तो हम लोग तो अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं, किसी तरह से जी रहे हैं अपने घरों को छोड़ के, और उस स्थिति में करोड़ों की वसूली हो रही है। यहाँ का सरगना कौन होता है? जिले का मालिक डीएम होता है। करोड़ों की वसूली केवल 2 विभाग में, ARTO गाजीपुर और पुलिस की। अन्य विभाग को तो, जिसमें मैं जीविका उपार्जन करता हूं, मैं शिकार रहा, तो मैं उसमें मुझे पूरी जानकारी है। और इसको लेकर मेरी पत्नी काफ़ी विरोध की। इनकी पत्नी जी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सुमन राय। अच्छा, अभी हाल में ही आप जेल से बाहर आई हैं, क्या कुछ मामला था जो आपको जेल में भेज दिया गया? मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ 1.5 साल से आवाज़ उठा रही थी, और मेरी कुछ अपनी भी गाड़ियां चलवाती थी जीवनोपार्जन के लिए, किसी से लेके, और एक गाड़ी लिए थे, अभी ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था। तो उसके संबंधित RTO साहब ने हमको धमकी दिया था कि आप गाड़ी का हमको पैसा देंगे तो आप चलवाएंगे, नहीं तो हम नहीं चलाने देंगे गाड़ी। हम गाड़ी चलाने के लिए पैसा देना पड़ेगा RTO में? RTO साहब लेती हैं वो, मतलब उनका ये है कि हम ओवरलोड चलवाए, आपसे कुछ मतलब नहीं है, आप अपना गाड़ी हटवा लो यहाँ से। जहाँ भी हमारी गाड़ी चलती, मतलब लोकल में ही चलती है, उनको पैसा चाहिए था, हम पैसा नहीं देते थे। तो वो काफ़ी दिनों से टारगेट बनाई थी कि हम अब आ गए हैं, हम इनका गाड़ी नहीं चलने दे। राम सिंह साहब थे तो गाड़ी चलवा ली, अब नहीं मैं चलने दूंगी। अच्छा, एक घटना है जो आपके हस्बैंड जी बता रहे थे, एक समय था कि आपके साथ एक घटना हुई थी जबकि आप कोमा में चली गई थी, और उस समय मुख्तार अंसारी जी आपकी सहायता किए थे, उनके प्रतिनिधि, वो तो जेल में थे। क्या कुछ मंजर था, उसको जरा दर्शकों को बताएं। अब उस समय यही था सर कि मैं तो बेहोश पड़ी थी, लेकिन मेरे पति का कहना है कि जब तुम बेहोश थी तो हम गांव वाले या बगल वाले भी कोई हमको वहां से उठाने वाला नहीं था। मेरे पटीदारों जो हमला किए तो 8-9 लोग थे, हम लोग 2 थे, बच्चे 2.5 साल का लड़का था और 5 साल की मेरी लड़की थी। उस समय बिटिया आपकी बड़ी उस समय बेटे से बड़ी? हाँ, बड़ी है बिटिया मेरी, बेटे से बड़ी है। तो बहुत छोटे थे ये लोग। तो उस समय जब हमको मारे तो ये अकेले पड़ गए थे, और जब ये फ़ोन किए, उस समय तो ऑनलाइन का वो था, तो महेन फ़ोन किए, तो महेन वालों ने कहा कि ऐसा है कि तुम इधर आओ, हम आ रहे हैं मचोलना लेके। तो उस समय चरपाई का मचोलना होता था, मतलब तो महेन से कुछ मुस्लिम थे, वही आए थे, हम लोग का मदद किए थे, जो कि माननीय मुख्तार अंसारी जी भेजे थे। और उस समय वहाँ एक हैदर जी हैं, महेन के ही हैदर हैं, उन्होंने लेके कार तय करवाया उस समय। इनका कहना, मेरे पति का, मैं तो बेहोश पड़ी थी, मेरे तो खून से पूरे साइड लथपथ थे, मैं तो होश में थी नहीं। तो वो शायद वो डॉक्टर वहीं से कोई बंगाली करके थे वो उस समय, और वही पट्टी उट्टी करवा के फिर थाने पर ले गए। तो वो दरोगा कहने लगे कि उसमें से ये धारदार हथियार निकाल दो, बंदूक निकाल दो। अब मेरे पति घबराए थे, इनका कहना है, मैं नहीं होश में थी, मैं जब होश में आया तो मेरे पति ने ये बात कही, बताया। तो कहने लगे कि आज माननीय जी हमारे साथ नहीं होते तो दरोगा जी हमको वहाँ से भगा दिए, फिर ये लेके मुहम्मदाबाद हमको आए। तो वहाँ पे जो है उन लोगों की मदद से, जो चंदा उर्फ जफर थे, अब उनका पूरा हमको उस समय का इतना याद नहीं है। तो वहाँ से मेडिकल, फिर वहाँ से मुहम्मदाबाद से हमको गाजीपुर के लिए रेफ़र कर दिया गया। यहाँ पे फिर शशि मौली पांडे सुबह आए और हमसे, मेरे पति से वो ले गए, तहरीर ले गए, जो कि कुछ 2-4 दिन के बाद पता चला कि वो तहरीर रास्ते में ही वो फाड़ के फेंक दिए। और अब मेरे पति के नाम से उन्होंने एक तहरीर लिखा और उसको वो दर्ज करवा दीजिए। अच्छा, हाल में ही अभी आपको जेल में डाल दिया गया था, अभी कुछ दिन पहले ही आप छोड़ के आए हैं, क्या कुछ मामला था?
जी वही भ्रष्टाचार को लेके वही मैं धरना पर बैठी थी। ये लंबी कहानी है, इसका मेरे पास कागज़ है और मैं मुंह से नहीं कागज़ से बयां कर रही हूँ उसका। मैं समाज सेवी हूँ। मैं आए दिन भ्रष्टाचार को खिलाफ आवाज़ उठाती रहती हूँ। तो मैंने मेरा गाड़ी जब वो बंद चालान की तो मैंने यही आवाज़ उठाया कि आप जो गाड़ी एक बार नहीं, एक ही गाड़ी को दो बार कैसे चालान कर सकती हैं। आपके साथ मैंने भ्रष्टाचार का जब विरोध किया तो उनका ये था कि आप भ्रष्टाचार को मतलब आवाज़ मत उठाओ, नहीं तो मैं आपका गाड़ी छोड़ूंगी नहीं। तो हम कहे कि ठीक है, आप गाड़ी हमारा चालान करके रख लीजिए, मैं धरना पर बैठने जा, मैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगी कि एक गाड़ी को दो बार आपने कैसे, नियम क्या कहता है, कानून को ताक पर रख के आपने मेरे गाड़ी को दो बार चालान किया। तो मैं गई SP साहब के यहाँ 2-3 बार, उन्होंने मुकदमा नहीं दर्ज किया। तो मैं बोली कि ठीक है, आप मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे तो मैं शांतिपूर्वक आप यहाँ बैठूंगी। तो मैं गेट के बाहर कोने में बैठ गई और फिर वहाँ से हमको ये लोग 12-12:30 बजे उठा लिए और ले गए SDM साहब के यहाँ पेश किए। उसके बाद वहाँ चालान कर दिए, जो जेल भेज दिया गया। बाकी इनकी बेटी जी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला था और इन्हें भी जेल भेज दिया है। क्या नाम हो आपका? सर मेरा रितिका राय नाम है। रितिका राय जी, अभी आपकी पढ़ाई का क्या चल रही है? सर मैं इलाहाबाद में पढ़ाई करती हूँ, IAS के लिए तैयारी करती हूँ। है ये कोचिंग? जी। अच्छा। और क्वालिफिकेशन क्या है? सर अभी MA चल रहा है मेरा। अभी EMI चल रहा है। अच्छा, पुलिस आपको क्यों गिरफ्तार करती है? मम्मी आपकी गलती करती हैं तो मम्मी को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन आपको पुलिस क्यों गिरफ्तार करती है और क्या कुछ आपके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं? जी सर, मेरी मम्मी की ये गलती है कि उन्होंने ARTO और यहाँ के अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाया था कि वो यहाँ पे अवैध वसूली कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स की यही गलती है, जिसकी सज़ा मेरे पेरेंट्स के साथ साथ उनके बच्चों ने भी झेला है। उन्होंने हमारे ऊपर 11 तारीख को FIR करवाए हैं कि मैंने और आपके ऊपर जो FIR हुआ है, जरा उस FIR के बारे में बताएं। क्या कह के मतलब क्या आपके ऊपर लगाया गया? सर 386 लगाया गया है और लिखा गया उसमें कि मैंने धमकी दिया है जाके उनको, बस इतना ही लिखा गया। और जब आपके ऊपर FIR हुआ था तब रितिका कहाँ थी? इलाहाबाद थी या फिर यहाँ पे थी? सर मैं इलाहाबाद थी। मेरे पास उसके प्रूफ्स हैं, बट ARTO मैम के पास इसके प्रूफ्स नहीं है कि हम वहाँ पे जाके मेरे पेरेंट्स ने और हमने धमकी दी है उनको, जो भी किया है, जो भी उन्होंने लगाए इल्ज़ाम। तो ऐसे में जब आपको आपकी गिरफ्तारी हुई, आप जेल गई, तो फिर कैसे छूट के आई रितिका जी? सर जब हम लोगों को यहाँ पे हमारे यहाँ 6 से लेके 20 तक के बीच में फोर्स लगाई गई थी यहाँ की, आपकी सुरक्षा के लिए लगी हुई है, बट वो सुरक्षा नहीं थी। हमारे ऊपर नज़रबंद हमें किया गया था घर में। जब भी हम लखनऊ जाने का प्रयास करते थे उस बीच में तो पकड़ के लाया जाता था सर। एक बार एनकाउंटर करने का भी बीच में कोशिश किया, बनारस से लेके यहाँ आने के बीच में 18 को। उसका हम चाहते हैं सर कि अगर उसके कैमरे की फोटोज मिल जाए सरकार को, न्याय को, कोर्ट को, तो अच्छा होगा सर, क्योंकि हमारे लिए वो फ़ायदेमंद है। क्योंकि हमको 18 के रात को बनारस से उठा के लाया गया है और बीच में फिर एक बार चेंज किया गया कोतवाल, वहाँ औडिहार में कोतवाल की गाड़ी में हमको बिठाया गया, फिर बनारस की गाड़ी से चेंज करके फिर यहाँ घर पे लाया गया। वहाँ पे औडिहार में रोक के एक जगह हम लोग को मारने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोगों ने शासन के द्वारा। जी सर, कोतवाल सर भी गए थे गाजीपुर के लेने के लिए वहाँ, और मारने की कोशिश की गई सर। हम लोग बहुत रोए गए, गिराए, तो शायद उनका मूड चेंज हो गया होगा। प्रशासनिक को उन्होंने फ़ोन किया, SP सर को लग रहा है शायद, मुझे मतलब आवाज़ नहीं सुनी, बट वही अधिकारी है, उन्होंने ही सब कुछ करवाया है सर, SP सर ने। तो उनको कॉल किए, बताए होंगे कि हमने बोला था उस टाइम सर कि हम नहीं जाएंगे ऊपर, हमको छोड़ दीजिए। हमने बहुत रोया गिराया था सर, तो उन्होंने बोला होगा कि रहने दो, छोड़ दो, बट उन्होंने फिर भी निगरानी रखी सर, निगरानी हटाई नहीं। लेके आए घर यहाँ पे रात में लगभग 1-1:30-2 बज रहे होंगे, और ले आके फिर हम लोग को छोड़े। फिर यहीं पे रहते थे वो लोग 6 तारीख से लेके ये सब 20 तारीख तक रहे हैं, और 11 की घटना हमको पता नहीं सर, ये लोग ऐसे जालसाजी कर रहे हैं हमारे साथ। 11 की घटना को लेके हमको 19 की रात को इसी का FIR किया इन्होंने, और 20 को सुबह आके गिरफ्तारी की। जब यहीं पे मौजूद थे ये लोग, 4 फोर्स आए थे, और हम लोग जब ये लोग जेल ले गए, हम लोगों ने मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने ये कहा था, CGM सर के सामने, कि हमारे साथ सर अन्याय हुआ, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, बट उन्होंने भी कोई साथ नहीं दिया हमारा, और मुझे जेल भेज दिया, मेरे पेरेंट्स को। हमने तभी से अन्न जल त्याग दिया सर, 20 तारीख से ही अन्न जल त्याग दिया। हमने 15-20 दिनों तक लगभग अन्न जल त्यागा था। इस चीज़ को दबाया गया है। हम चाहते हैं कि उसकी भी रिपोर्ट जेल से मंगवाई जाए, और जो हमारे साथ घटना हुई है सर, इन सारे चीज़ों की भी रिपोर्ट्स मंगवाई जाए, CDR मंगवाया जाए, जिससे ये सब प्रूव हो जाएगा कि हम गलत नहीं, हम सही बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस पर एक न्यायिक जाँच हो सर।
तो अच्छा, इस मामले को लेकर रितिका जी आप कहाँ कहाँ जाने की कोशिश की? सर हम लोग 28 दिसंबर को इस चीज़ की, इन सब घटनाओं से पहले जो हमारी मेरी मम्मी ने जिसके खिलाफ किया, ARTO मैम के खिलाफ एसपी सर के यहाँ बैठी थी, तो उन्होंने 151 में गलत चालान कर दिया था सर। और शाम को जब हम लोग जमानत लेने गए तो SDM सर के यहाँ पेश ही नहीं किया गया मेरी मम्मी को, और रिपोर्ट्स लगाई गई हैं कि हमको पेश किया गया और जमानत लेने इनका कोई नहीं आया, जबकि वहाँ हम शाम के 4 बजे तक पूरी तरह से मनमानी का है। जी सर, पूरा पुलिस प्रशासन गाजीपुर की मिलके काम की है सर, एक पूरे परिवार को फंसाने के लिए, क्योंकि हम लोग आपको बता दें साहब कि जहां पर पुलिस प्रशासन के ऊपर लोग इतना विश्वास करते हैं कि निष्पक्ष तरीके से किसी भी मामले की जांच होगी, लेकिन ये वो परिवार है, ये गाजीपुर का परिवार है, और ये लोग कह रहे हैं कि अगर इस मामले में अगर मेरी न्यायिक जांच सही से नहीं हुई तो अब हम मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। अच्छा, ऐसा आपके मम्मी पापा क्यों बोल रहे हैं? आपको ये नहीं लग रहा है कि हम गलत करने जा रहे हैं, हिंदू से मुस्लिम बनने जा रहे हैं? ये सब मतलब ऐसा आपके मम्मी पापा क्यों सोच रहे हैं? सर मुस्लिम धर्म हमारी उन्होंने पहले थोड़ी हेल्प की है सर, क्योंकि जैसा बता रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स को, मेरी मम्मी मरने वाली थी, उनको मतलब काफ़ी पटीदारों ने मारा था, उनके 22 टाके लगे हैं सर में सर, उनको गड़ासे से मारा गया था। इसकी तहरीर भी लिखी हुई है, 308 का मुकदमा भी चलता है उनके खिलाफ, और पुलिस प्रशासन ने उस टाइम उनकी मदद की थी, तभी तो वो लोग अभी तक बाहर घूम रहे हैं सर खुलेआम। आप IAS बनने का सपना कब बनाया था और प्रयागराज में कब से तैयारी कर रहे हैं? लगभग 4-5 सालों से मैं तैयारी कर रही हूँ सर। वहाँ मैं इलाहाबाद ही रहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ सर, फिर भी मुझे इस घटने में फंसाया गया क्योंकि पूरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। अब देख लीजिए, ये रितिका जी हैं, ये इनकी मम्मी जी हैं, ये इनके पिताजी हैं, और आपको बता दें कि ये इनका पूरा मामला था, जो गाजीपुर का ये मामला है, लेकिन अभी भी इनकी जो सुनवाई है वो सुनवाई कहीं पर नहीं हो रही है। तमाम प्रकार के इनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, लेकिन इनकी जो बात है वो सुनी नहीं जा रही है। एक छोटी सी कोशिश थी इस वीडियो के जरिए आपको दिखाने की कि ऐसे ऐसे भी मामले होते हैं जहाँ पर आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा। एगो बिटिया है रितिका, आप देख लीजिए, फिर से देख सकते हैं, ये IAS की साहब तैयारी कर रहे हैं, मतलब ये भी DM बनेंगे, लेकिन अब DM बनने के जगह इनके ऊपर कई मुकदमे लादे जा रहे हैं और इनको जेल भेजा जा रहा है। तो ये क्या DM बनेगी? सबसे पहले तो वहीं छट जाएगी जब आपकी पूरा कार्रवाई होगी, पूरा जांच पड़ताल होगी, आपके ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं, वहीं आप छांट दी जाएंगी। सही है कि नहीं? इसीलिए मैं सर एक न्यायिक जांच चाहती हूँ, जिसके लिए हमको सुरक्षा दी जाए सर से, क्योंकि हम यहाँ के पुलिस प्रशासन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। उन्होंने हमारे साथ काफ़ी प्रताड़ना की, और मुझे तैयारी मैं करती थी, मेरे पेरेंट्स को तो ठीक था, बट मुझे भी उन्होंने फंसा दिया इस गलत चीज़ में कि इनकी बच्ची भी फंस जाए। वो लोग चाहते थे कि पूरे परिवार को बर्बाद दिया जाए। मेरा भाई, अच्छा, पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद आपके साथ कुछ मिसबिहेव किसी के द्वारा, वो चीज़ें बता सकती हैं आप कैमरे में? सर कोई मतलब आपको जब भी आपको गिरफ्तार किया गया तो पुलिस जब आपको जेल भेजा गया तो क्या कुछ आपके साथ पुलिस के लोग कुछ बातचीत या मतलब कुछ इधर उधर की कुछ बातें? सर बदतमीजी की थी उन्होंने मेरे घर में सर। मैं 8 बजे सोई हुई थी और पुलिस साथ में थी या जेंट्स पुलिस? सर जेंट्स और लेडीज़ पूरी घर में घुस गई थी। ये हकीकत है सर, मैं इसमें 1% झूठ नहीं बोल रही हूँ सर। इस दरवाजे, मम्मी मेरी यहाँ बैठ के पूजा कर रही थी, मुझे याद है, मैं BHU से दवा करवा के आई थी, और मैं रात में सोई हुई थी। सुबह 8 बजे तक मेरी नींद नहीं खुली थी सर, लगभग 7:30-8 बजे, और रूम में दोनों जेंट्स और लेडीज़ दोनों पुलिस घुस गई। मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं हाफ निकर में सोई थी, क्योंकि गर्मी उस टाइम ठंडी भी थी हल्की हल्की, बट घर में सर जानते हैं नॉर्मली लड़कियां और घर के लोग कैसे रहते हैं। हम लोग सब लोग, मेरे पापा अंडर गारमेंट्स में थे, मम्मी नहा के हम पूजा करती, मैं सर घर के कपड़ों में हाफ निकर में थी, और जेंट्स और लेडीज़ दोनों घर के अंदर घुस गए पूरे। सर कम से कम मौका देना चाहिए घर में पहनने के कपड़े ना। उसी हालत में हम लोग को घसीट के लेके जाया गया सर। हमको वहाँ गलत उस दिन दोपहर में मेडिकल करवाया गया, हमारा ज़बरदस्ती अंगूठा लगवाया गया सर, ज़बरदस्ती। डॉक्टर तक मना कर रहा था कि गलत हो रहा है इन लोगों के साथ, लेकिन ज़बरदस्ती 10-15 पूरे अंगूठे उन्होंने पूरे तोड़ने की कोशिश, पूरा हाथ पकड़ लिया था, पूरे हाथों को तोड़ा उन्होंने, मारा, बाल खींचा, हम लोग लगाए नहीं अंगूठा सर। मैं चाहती हूँ वहाँ के भी फुटेज निकले, वहाँ भी CCTV, सरकारी हॉस्पिटल में CCTV फुटेज होते हैं सर। मैं चाहती हूँ वहाँ के भी फुटेज निकले, इन लोगों का CDR निकले, हर चीज़, हर जगह। कितने दिन आप जेल में थी रितिका जी? सर मैं कम से कम 14 दिन रही होंगी। 14 दिन जी, जेल 14 दिन में मैंने एक बूंद ना पानी पिया है ना खाना खाया है सर। मैं चाहती हूँ उसका रिपोर्ट आए। मतलब पूरी तपस्या? जी सर।
तो आप ये देख सकती हैं, ये परिवार की पीड़ा है साहब, इसे आप देखिए और कहीं न कहीं ये देखिए, ये माता जी हैं इनकी, ये भी रो रही हैं। अब क्या करें, ये भी मजबूर हैं। और लेकिन तमाम प्रकार से जब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं तो इनके ऊपर खुद सरकारी मुकदमे लाद दिए जाते हैं। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।